हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग के साथ पूरी नाइट इंटीमेट होता है। जब विंग को लगा कि अब वो वांग जी को नहीं सह पाएगा तो वो वांग जी के सामने बैक करने लगता है। वांग जी विंग के बातों को इग्नोर करता है और अपना हार्ट सेशन जारी रखता है। विंग काफ़ी देर सहने के बाद वो बेहोश हो जाता है, पर फिर भी वांग जी उसे नहीं छोड़ता। वो उसे उसी हालत में खूब सारा प्यार करता है। विंग को देखकर स्माइल करता है और कहता है, माई लिटिल बनी, तुम तो मुझे सह भी नहीं पाए। ये तो बहुत गलत है ना, तुम तो मुझे बीच में ही छोड़ दिया। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसकी पनिशमेंट ज़रूर दूंगा। ये बोलकर वांगजी सुबह के 5 बजे रुक जाता है और विंग से अलग होकर विंग को बात दिलाने के लिए लेकर चला जाता है। विंग वैसे ही बेहोश पड़ा हुआ था। वांगजी विंग को अच्छे से बात दिलाने के बाद उसे रूम में लेकर आता है। वांग जी विंग को क्लोथ पहनाता है और बेडशीट को चेंज करता है और विंग को बेड पर लेटा देता है। उसके ऊपर ब्लैंकेट कर देता है और कहता है, माई लिटिल बनी, तुम बहुत थक गए हो। मुझे लगता है तुम्हें आराम करनी चाहिए। अब तुम आराम से आराम करो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है और खुद बात लेने के लिए चला जाता है। कुछ देर के बाद वांग जी बात लेने के बाद बाहर आता है और बेड पर जाकर विंग को देखता है। वांग जी टाइटली विंग को हग कर लेता है और सो जाता है। अब सुबह के 8 बज रहे थे। जब विंग को नींद खुलती है तो वो अपने आंखों को खोलता है और थोड़ा मूव होने की कोशिश करता है। तभी विंग को अपने बॉडी में पेन महसूस होती है। विंग चीख पड़ता है। विंग को कल रात की जो भी हुआ उसे याद आता है और विंग रोने लगता है। विंग के रोने की आवाज़ सुनकर वांग जी की नींद खुल जाती है और वो अपने आंखों को खोलकर विंग को देखता है जो रो रहा था। विंग के आंखों में आंसू देखकर वांग जी हड़बड़ा कर उड़ जाता है और कहता है, विंग तुम्हें क्या हुआ? विंग रोते हुए वांग जी के हाथों को खुद से दूर करता है और कहता है, आप बहुत बैड हो। आपने मेरे साथ बैड बैड चीज़ें की। विंग के पास सुनकर वांग जी कहता है, विंग मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो दो कपल के बीच होता है और हमारे बीच भी वही हुआ। क्या तुम खुश नहीं हो? विंग रोते हुए कहता है, आपने मुझे पेन दिया। आपकी वजह से मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है। आप बहुत गंदे हो। आपने अपने लिटिल बनी को पेन दिया। ये बोलकर विंग रोने लगता है। वांग जी विंग के आंसू को पोंछता है और उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है और उसके बैक को मसाज देने लगता है और कहता है, विंग तुम ठीक हो जाओगे। ऐसे में पेन होता है। सॉरी मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, पर तुमने वो सब शुरू किया, मैंने कुछ नहीं किया। विंग रोते हुए कहता है, मुझे क्या पता था कि आप मेरे साथ ये सब करोगे, आप मुझे पेन दोगे। पर मैंने तो बुक्स में देखा था, उसमें तो बताया ही नहीं कि पेन भी होता है। विंग की बात सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है, विंग क्या कहा तुमने? इसका मतलब तुमने कल रात को जो भी किया अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी और वजह से किया है। चलो मुझे बताओ, तुम्हें वो सब किसने बताया और किसने सिखाया? वांग जी की बात सुनकर विंग अब डर जाता है और डरते हुए वांग जी को देखता है और कहता है, लर्ना काका,
तो क्या आप मुझे डांटेंगे? अगर आप मुझे डांटोगे तो मैं सबसे जाके बता दूंगा कि आपने मेरे साथ कल रात को बैड बैड चीज़ें की और आपने मुझे पेन दिया। आपके वजह से मुझे यहाँ पेन हो रहा है। विंग अपने नीचे इशारा करते हुए कहता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, सॉरी विंग, मैं कल रात जेंटल नहीं था। अगली बार से मैं जेंटल रहूँगा। वांग जी के पास सुनकर विंग रोते हुए कहता है, इसका मतलब आप फिर से मुझे पेन दोगे? आप बहुत बुरे हो। आपने कहा कि आप मुझसे प्यार करते हो, पर आपने तो मुझे पेन दिया। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, विंग, हमारे बीच जो भी हुआ वो बाहर किसी को मत बताना। तुम्हें पता है, दो कपल के बीच जो भी होता है वो किसी से नहीं बताते। वांग जी की बात सुनकर विंग अपने आंसुओं को पोंछते हुए वांग जी को देखने लगता है और कहता है, क्या मैं बाहर किसी से क्यों नहीं बता सकता? वांग जी विंग के फेस को देखता है और फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, माय लिटिल बनी, तुम बहुत इनोसेंट हो। तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगे। पर मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे बीच जो भी हुआ वो बाहर किसी को मत बताना, ओके? वांग जी की बात सुनकर विंग प्रॉमिस करता है कि वो बाहर जाकर किसी को कुछ नहीं बताएगा। वांग जी स्माइल करता है और विंग को लेकर बाथरूम में जाता है। वांग जी विंग को बाथटब में बिठा देता है। विंग जैसे ही हॉट वाटर में बैठता है, उसे बहुत रिलैक्स फील हो रही थी। उसकी बॉडी काफ़ी हद तक रिलैक्स थी। उसे अच्छा महसूस हो रहा था। वांग जी विंग को देखता है जो सुकून से बाथटब में अपने आप को रिलैक्स कर रहा था। लेकिन विंग को ऐसे देखकर वांग जी खुद का कंट्रोल खो रहा था। वांग जी विंग के क्लॉथ को उतार देता है और उसके बॉडी पर सोप लगाने लगता है। वांग जी के हाथ जैसे जैसे मूव हो रहे थे, विंग अपने आंखों को टाइटली बंद कर लेता है क्योंकि उसे अजीब सा महसूस हो रहा था जो उसे कल रात में भी हुआ। वांग जी कल नाइट में जो भी किया विंग काफ़ी हद तक एंजॉय किया था। वो सोचकर विंग स्माइल करता है। वांग जी विंग के पूरा क्लॉथ को उतार देता है और उसके नेक को देखता है जिस पर वांग जी के दिए हुए बाइट के निशान थे। विंग के पूरे बॉडी पर बाइट के निशान थे जो रेड हो चुके थे। वांग जी विंग के नेक को देखता है जिस पर वांग जी ने बाइट किया था। वो बाइट मार्क देखकर वांग जी के चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन भरी स्माइल आ जाती है, जैसे वो खुद पर प्राउड फील कर रहा था कि उसने कल रात को जो भी किया बहुत अच्छा किया। विंग अपने आंखों को ऊपर करता है तो देखता है वांग जी उसे अजीब नज़रों से देख रहा है। विंग कहता है, लाना काका, आप मुझे बात दिला दो। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं खुद से बात नहीं ले पाऊँगा। विंग की बात सुनकर वांग जी एक स्माइल करता है क्योंकि उसे लगा था कि विंग उसे जाने को कहेगा। लेकिन जैसे ने विंग उससे कहा कि वो उसे बात दिला दे, वांग जी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वांग जी बाथटब में भरे पानी को देखता है और अपने कपड़े को रिमूव करके बाथटब के अंदर बैठ जाता है। वांग जी विंग को खींचकर अपने गोद में बिठा लेता है और उसे अच्छे से उसके ऊपर सोप अप्लाई करने लगता है। विंग इस समय बाथटब में नेकेड था और वो वांग जी के गोद में बैठा था। वांग जी विंग को फेस को देखता है और अपने हाथों को इधर उधर मूव करने लगता है जिस वजह से विंग की आंखें बंद हो जाती हैं। वांग जी की विंग को इस हालत में देखकर उसका गला सूख रहा था। वो विंग के साथ बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन जब तक विंग उसे परमिशन नहीं देगा तब तक वांग जी विंग के साथ कुछ नहीं करेगा। इसलिए वांग जी खुद पर कंट्रोल करता है और विंग के बॉडी को हर जगह सोप लगाता है। वांग जी
के हैंड विंग के नेक से होते हुए उसकी चेस्ट तक जा रहे थे। विंग ने अपने टाइटली आंखों को बंद कर रखा था क्योंकि वांगजी के इस हरकत से विंग की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। लेकिन विंग अगले ही पल अपने आंखों को खोल लेता है और वांगजी को देखने लगता है। वांगजी के हाथ विंग के स्टमक से होते हुए थाइस पर जा रहे थे। विंग वांगजी के हाथों को पकड़ लेता है। जैसे ही विंग वांगजी के गोद से उठने की कोशिश करता है, वांगजी खींचकर उसे फिर से अपने गोद में बिठा लेता है। इस बार विंग अच्छे से बैठा था। विंग को तभी नीचे कुछ फील होता है। विंग वांगजी को देखने लगता है जो उसे ही अजीब नज़रों से देख रहा था। विंग ना में सिर हिलाता है लेकिन वांगजी विंग को बाथटब में लेटा देता है और विंग को किस करने लगता है। वांगजी जैसे जैसे विंग को किस कर रहा था, विंग को अपने बॉडी में एक अजीब सा महसूस हो रहा था जो उसे कल नाइट में भी हुआ था। वांगजी बहुत जेंटली विंग को टच कर रहा था और बहुत ही जेंटली विंग को किस कर रहा था। वांगजी विंग के बॉडी पर अपने हाथ को मूव कर रहा था। तभी विंग को कल नाइट में जो भी हुआ उसे याद आता है। तो विंग एक छोटा सा स्माइल करता है और अपने मन में कहता है, लाना काका, अगर आप मुझे प्यार करोगे तो मुझे पूरा यकीन है अगर मैं आपको खुद से प्यार करने दूंगा तो आप मुझे छोड़कर किसी के पास नहीं जाएंगे। मुझे चैंगा ने कहा था अगर मैं आपको खुद को टच करने दूंगा या फिर खुद के साथ प्यार करने दूंगा तो आप मुझे छोड़कर किसी और के पास नहीं जाएंगे। लाना काका, आप सिर्फ मेरे हो, आप मेरे सिवा किसी से प्यार नहीं कर सकते। वांगजी जो किस कर रहा था किस को ब्रेक करता है और विंग को देखता है और कहता है, विंग, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ विंग, अब मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा है, प्लीज़ मुझे प्यार करने दो। विंग हाँ में सिर हिलाता है। वांगजी विंग का परमिशन पाते ही विंग के साथ खूब सारा प्यार करता है। अब हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। वांगजी विंग को लेकर रूम में आता है। वांगजी विंग को अच्छे से रेडी करता है। रेडी करने के बाद वो खुद रेडी होता है और नीचे जाता है। तभी वांगजी की मॉम वांगजी को देखती है। वांगजी, क्या बात है, तुम और विंग आज ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आए? वांगजी अपनी मॉम की बात सुनकर वो कुछ नहीं कहता। वांगजी बस इतना ही बोल पाता है, मॉम, वो मैं और विंग। वांगजी अपनी मॉम से नज़रें छुपा रहा था। मैडम लैन वांगजी को इस तरह देखकर वो और कुछ नहीं पूछती। वो कहती है, तुम जाओ, जाकर विंग का ख्याल रखो, ब्रेकफास्ट मैं तुम दोनों के लिए ऊपर ही लेकर आ रही हूँ, जाओ, तुम्हें विंग की ज़रूरत है। अपनी मॉम की बात सुनकर वांगजी स्माइल करता है और अपने मॉम को फोरहेड पर किस करता है और अपने रूम में चला जाता है। वांगजी जब अपने रूम में एंटर करता है तो एक गहरी सांस लेता है और कहता है, थैंक्स गॉड, मुझे मॉम को ज़्यादा नहीं समझाना पड़ा। आखिर मॉम से क्या जवाब देता। वहीं मैडम लैन जो किचन की तरफ जा रही थी, मैडम लैन को देखती हैं और कहती हैं, क्या बात है लैन हुआ, आज तुम बहुत स्माइल कर रही हो। मैडम लैन स्माइल करते हुए कहती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं फिर से ग्रैंड माँ बन जाऊंगी। मैडम लैन की बात सुनकर मैडम यू हंसते हुए कहती हैं, वो तो मुझे पता है, बहुत जल्द हमारे मेंशन में एक छोटा सा बेबी आएगा, अब बस 2 मंथ ही बचे हैं। मैडम लैन स्माइल करती है और कहती हैं, हाँ, बहुत जल्द एक और बेबी आने वाला है। वांगजी और विंकी मैडम लैन की बात सुनकर शॉक हो जाती हैं। क्या वांगजी और विंग एक हो चुके हैं? मैडम हाँ में सिर हिलाती है
मैडम यूँ कहती है, तुम्हें कैसे पता? मैडम लैन कहती है, अभी अभी वांगजी नीचे आया था विंग के लिए ब्रेकफास्ट ले जाने के लिए। मैंने उसके नेक पर वो बाइक मार्क देख लिया है, तो मुझे पता चल गया कहीं ना कहीं विंग और वांगजी अपने रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं। अब मैं बहुत जल्द एक बार फिर से ग्रैंड माँ बन जाऊंगी। मैडम यू हंसते हुए कहती है, और मैं भी। तभी मैडम यू कहती है, अरे जल्दी से ब्रेकफास्ट लेकर जाओ, बेचारा बहुत थक गया होगा, तुम्हें तो पता है लैंस अपने ओमेगा के साथ किस तरह प्यार करते हैं। वो बेचारा बहुत थका होगा, उसे एनर्जी की ज़रूरत है। जाओ जल्दी से उसे ब्रेकफास्ट दो और उसे अच्छा से खिलाओ पिलाओ, तभी तो वो रात के लिए फिर से रेडी हो पाएगा। मुझे तो पता है लैंस किस तरह प्यार करते हैं, और तुम्हें भी पता है, क्योंकि ब्रदर तुम्हें भी एक पल के लिए नहीं छोड़ते। मैडम यू की बात सुनकर मैडम लैन साय फील करते हुए कहती हैं, यू तुम बहुत सेमलेस हो गई हो। मैडम यू हंसते हुए कहती है, वो तो मैं हूँ। मैडम लैन ब्रेकफास्ट लेती है और वांगजी के रूम में चली जाती हैं। वांगजी अपने लैपटॉप पर कुछ वर्क कर रहा था। विंग बैठकर आराम कर रहा था, वो बस अपने फ़ोन को देख रहा था। मैडम लैन डोर को नॉक करती है, तो वांगजी अपने मॉम को देखता है और अंदर आने को कहता है। मैडम लैन ट्रे को टेबल पर रख देती है और कहती है, वांगजी तुम विंग को अच्छे से ब्रेकफास्ट खिला देना, मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ, क्योंकि आज आईवान आने वाला है और कुछ तैयारी भी तो करना है। अपने मॉम की बात सुनकर वांगजी स्माइल करता है और कहता, ओके मॉम, मैं विंग का ख्याल रखूँगा, आप जाए और जाकर तैयारियां करें। अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला लेना। मैडम लिन हामी सिर हिलाती हैं और चली जाती हैं। वांगजी विंग को देखता है, जो उसे ही देख रहा था। वांगजी विंग को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाता है और ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मेडिसिन देता है, ताकि उसे उसकी बॉडी में जो पेन हो रही है वो कम हो जाए। विंग मेडिसिन लेने के बाद वो अच्छे से सो जाता है। वांगजी विंग को सोता हुआ देखकर स्माइल करता है और उसके ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट कर देता है और अपने जो काम कर रहा था वो करने लगता है। वहीं हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग लिविंग रूम में बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी वहाँ एक शख्स की एंटर होती है। वो पर्सन मैडम लैन को जाकर हक करता है और कहता है, मॉम। मैडम लैन जैसे उस हक को महसूस करती हैं, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैडम लैन पीछे मुड़कर आइवान को देखती हैं, जो स्माइल करते हुए उन्हें ही देख रहा था। मैडम लैन के आंखों में आंसू थे। आइवान मैडम लैन के आंसू को पोंछते हुए कहता है, मॉम आप रो क्यों रहे हो? अब आइवान तो आपके पास है ना? मैडम लैन रोते हुए आइवान को टाइटली हग कर लेती है और कहती है, फाइनली आइवान तुम आ गए, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तुम्हें अपनी मम्मा की याद नहीं आ रही थी? आइवान कहता है, मॉम मुझे बहुत याद आ रही थी, पर मैं क्या करता, जब तक मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं होती तब तक मैं चाइना वापस नहीं आता। आपको तो पता है मैं आ भी जाता तो गगा मुझे नहीं छोड़ते। आइवान ये बात वांगजी की तरफ देखकर कहता है। वांगजी कुछ नहीं कहता। लैन सीचैन आइवान के पास आते हैं और कहते हैं, आइवान क्या तुम ठीक हो? तभी मिस्टर लैन आइवान को पीछे आए थे, वो भी वहीं खड़े होते हैं और वो आइवान को देख रहे थे। आइवान मिस्टर लैन के पास जाता है और टाइटली हग कर लेता है और कहता है, डैड। मिस्टर लैन भी आइवान को हग कर लेते हैं, क्योंकि मिस्टर लैन के जाने के बाद मैडम लैन अकेली पड़ गई थी। मैडम लैन डिप्रेशन की तरफ जा रही थी, क्योंकि एक तो वो अपाहिज हो चुकी थी और दूसरी उनका हस्बैंड, जो जिनसे वो ज़्यादा प्यार करती थी, वो अब उन्हें छोड़कर जा चुके थे। वो इतनी अकेली हो गई कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया और वो डिप्रेशन की तरफ जा रही थी।
मैडम लैन को डिप्रेशन में जाने से बचाने के लिए ग्रैंडफादर आइवान को अडॉप्ट किया था। तब से लेकर आज तक मैडम लैन आइवान की परवरिश की और वो अपने बच्चे की तरह उससे प्यार करती थी। मैडम लैन और आइवान को देखकर कभी लगा नहीं किसी को कि आइवान उनका अडॉप्टेड चाइल्ड है। जैसे वांगजी और लैंसीचेन थे वैसे आइवान भी था। मैडम लैन आइवान को देखती है और कहती है, माय चाइल्ड, देखो ना तुम कैसे दिख रहे हो, तुम भूखे होगे, चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से आज खाना खिलाऊंगी। आइवान भी इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहता है, मम्मा मैंने भी आपके हाथों से खाना बहुत दिनों से नहीं खाया। वहीं वांगजी और आइवान और मैडम लैन की बातें सुनकर वांगजी अपने मुंह बनाता है और कहता है, आइवान तुम बस 6 महीने से चाइना से बाहर थे। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कितने सालों से चाइना से बाहर थे। वांगजी की बात सुनकर आइवान कहता है, पर ब्रदर वो 6 महीना मेरे लिए सालों से क्या कम थे। मुझे स्टडी के लिए आपने चाइना से बाहर भेज दिया और आपने खुद मॉम के पास और मॉम के हाथों को खाना खाते रहे। तभी आइवान की नज़र विंग पर जाती है। आइवान विंग के पास आता है और कहता है, विंग। विंग आइवान को देखता है। आइवान जैसे ही विंग को हक करने वाला होता है तभी वांगजी आइवान के कॉलर पीछे से पकड़ लेता है और पीछे करते हुए कहता है, तुम मेरे ओमेगा से दूर रहना। आई बात समझ में? आइवान पॉटी लिप्स बनाते हुए कहता है, ब्रदर मैं तो छोटा हूँ ना, और आपको पता है मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैं आपके ओमेगा की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देख सकता। वहीं आइवान की बात सुनकर जिनलिंग उदास हो जाता है, उसके आंखों में आंसू हो जाती हैं। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं, आइवान तुमने अपने लिए ओमेगा चूज कर लिया और हमें बताया भी नहीं, कब मिलवाने वाले हो तुम। आइवान स्माइल करता है और कहता है, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। वहीं आइवान की बातें सुनकर जिनलिंग की दिल हजारों टुकड़े में टूट रहे थे। जिनलिंग के आंखों में आंसू थे। यानली जैसे देखती है कि आयान के बातों से उनका बेटा हर्ट हो रहा है तो मैडम यानली जल्दी से जिनलिंग के हाथों को पकड़ लेती है और नामे इशारा करती हैं। जिनलिंग अपने आंखों से आंसू को पोंछता है और अपने रूम में चला जाता है। आइवान एक बार मुड़कर जिनलिंग को जाते हुए देखता है और स्माइल करता है और कहता है, सॉरी हनी, मैंने तुम्हें सच बताया नहीं। अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो शायद मेरा प्लान चौपट हो जाएंगे। वहीं यानली अपने बेटे को इस तरह जाते हुए देखकर थोड़ी उदास हो जाती हैं और वो भी उसके पीछे चली जाती हैं। अब डिनर का वक्त था। सभी लोग डिनर कर रहे थे लेकिन सभी लोग वहाँ मौजूद थे। जिनलिंग डिनर के लिए नहीं आया था। जब मैडम यू यानली से पूछती है कि जिनलिंग डिनर के लिए क्यों नहीं आया तो यानली कहती है कि आज उसने बाहर ही डिनर कर चुका था इसलिए वो डिनर के लिए नहीं आया। यानली की बात सुनकर सभी लोग अपने डिनर को कंटिन्यू करने लगते हैं। आधे घंटे बाद अब सब लोग डिनर कर चुके थे और अपने अपने रूम में जा चुके थे। वांगजी और विंग अपने रूम में आते हैं। विंग सीधा बेड पर जाता है और लेट जाता है। वांगजी विंग के पास आता है और विंग को टाइटली हग कर लेता है, पर विंग घबराते हुए कहता है, लाना काका, आप मेरे साथ वो सब दोबारा मत करना क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ। मेरी बॉडी अब भी पेन हो रही है। विंग के बात सुनकर वांगजी विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, माय लिटिल बनी, मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आज रात के लिए। कल से एवरी नाइट मीन्स एवरी नाइट, और तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। आज के लिए तुम आराम करो। वांगजी की बात सुनकर विंग स्माइल करता है और अपने आंखों को
टाइटली बंद कर लेता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, गुड नाइट माई लिटिल बनी। ये बोलकर वांग जी विंग को किस करता है। 2 मिनट बाद किस को ब्रेक करता है और वो भी अपने आंखों को टाइटली बंद करके सो जाता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। आइवान ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा था। एक नज़र जिनलिंग को देखता है जो अपना सर नीचे किए अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। आइवान अपने ग्रैंडफादर को देखता है और कहता है, ग्रैंडफादर, मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ। मैं इस हफ्ते शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही ग्रैंडफादर सुनते हैं उनके गले में खाना ही अटक जाती है। वो आइवान को देखते हैं और कहते हैं, आइवान, तुम्हें इतना जल्दी क्यों है? तुम अभी अभी यूएस से अपनी स्टडी कंप्लीट करके चाइना लौटे हो। तुम्हें कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। आइवान स्माइल करता है और कहता है, ग्रैंडफादर, मैं आज से ही कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं इस हफ्ते शादी करने वाला हूँ क्योंकि मैं अपने होने वाले ओमेगा से और दूर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों जल्द ही शादी कर लें। वहीं आइवान की बात सुनकर यानली अपने बेटे को देखती हैं जो उसकी आंखों से आंसू निकाल रहे थे। जिनलिंग एक नज़र आइवान को देखता है जो स्माइल कर रहा था और ब्रेकफास्ट कर रहा था। ग्रैंडफादर आइवान की बात सुनकर कहते हैं, ओके, तैयारियां शुरू की जाए। तुम अपने ओमेगा को कब लाने वाले हो? आइवान स्माइल करता है और कहता है, ग्रैंडफादर, मैं अपने शादी वाले दिन अपने ओमेगा से आप सबको मिलवाऊंगा। तभी लैंसिचन कहते हैं, तुम बहुत चालाक हो। देखो तो, तुम अपने ओमेगा को हमसे सीधे अपने शादी वाले दिन मिलवाने वाले हो। आइवान हंसता है और कहता है, काका, मैं आप सबसे अलग हूँ। मैंने सरप्राइज़ रखा है, तो प्लीज़ आप लोग सरप्राइज़ को सरप्राइज़ रहने दें। वहीं जिनलिंग के दिल आइवान की बात सुनकर हजारों टुकड़े में टूट रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था किसी ने उसके हार्ट में खंजर ही मार दिया हो। जिनलिंग बड़े ही मुश्किल से ब्रेकफास्ट करता है क्योंकि उसके गले से नीचे खाना ही नहीं उतार रहे थे। विंग उदास भरी नज़रों से जिनलिंग को देखता है और यानली को देखता है। यानलिंग वो अपने बेटे को देख रही थी। कुछ देर बाद जिनलिंग वहाँ से चला जाता है। जिनलिंग के पीछे विंग भी उठकर चला जाता है। विंग जब जिनलिंग के रूम में आता है तो देखता है जिनलिंग फ्लोर पर बैठकर रो रहा है। विंग नीचे अपने घुटनों को बल पड़ जाता है और जिनलिंग को शांत करवाता है। जिनलिंग विंग को टाइटली हग करता है और रोते हुए कहता है, क्यों क्यों आइवान मुझसे प्यार नहीं करता? आखिर वो किससे शादी करने वाला है? मैंने आइवान को इतने सालों से वेट कर रहा था क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। मुझे भी लगता था कि वो मुझसे प्यार करता है, पर वो भी यूएस जाकर बदल गया। अब वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है और वो शादी भी करने वाला है। विंग शांत करवाते हुए कहता है, जिनलिंग, तुम्हें इस तरह रोना नहीं चाहिए। तुम्हें आइवान से जाकर बात करनी चाहिए। जिनलिंग विंग की बात सुनकर रोते हुए कहता है, आपने देखा नहीं आइवान कितना खुश लग रहा था अपने ओमेगा को लेकर। ऐसे में उससे जाकर क्या कहता कि जिनलिंग तुमसे प्यार करता है, तो आइवान तुम उस ओमेगा को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। जिनलिंग के पास सुनकर विंग कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे भी पता था जिनलिंग का प्यार एक तरफा है, क्योंकि आइवान ने जिनलिंग से कभी नहीं कहा कि वो उससे प्यार करता है। उसने बस यही कहा था कि वो एक बेस्ट फ्रेंड है और न ही जिनलिंग ने कभी आइवान से कहा कि वो उसे प्यार करता है। फिर वो किस हक से जाके आइवान से कहे कि वो उससे प्यार करता है। विंग काफ़ी देर शांत करवाने के बाद जिनलिंग शांत हो जाता है और वो शांत होते हुए कहता है, मैं नहीं रोऊंगा। मैं जिनलिंग, आइवान की शादी वाले दिन मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फिर मैं इस मेंशन में कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। मैं जितने दिन
आइवान को आइवान के साथ रहना चाहूँगा। मैं रह लूँगा, ये दोस्ती ही सही, हम दोस्त तो है ना। विंग हमें सिर हिलाता है और शांत करवाने के बाद विंग अपने रूम में चला जाता है। विंग आइवान के लिए और जिनलिंग को लेकर बहुत परेशान था। उसे जिनलिंग के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था वो भी तो वांगजी से बचपन से प्यार करता है। जब उसे ये भी नहीं पता था कि प्यार क्या होता है, तब से विंग वांगजी से प्यार करता है, तो फिर वो जिनलिंग के दर्द कैसे न समझ पाता। अब हमें दिन स्किप करके जिनलिंग के शादी वाला दिन दिखाते हैं। लैंड मेंशन अच्छे से डेकोरेट किया गया था। हर जगह पार्टी जैसा माहौल था। जिनलिंग बहुत उदास था, उसे शादी के लिए रुकना पड़ा। वो बस आइवान के ओमेगा को एक बार देखना चाहता था, फिर वो हमेशा के लिए यहाँ से जाना चाहता था। सभी लोग बहुत खुश थे जिनलिंग के लेकर। वहीं आइवान स्टेज पर खड़ा था। यानली उदास भरी नज़रों से देख रही थी अपने बेटे को। उनका बेटा कितना टूटा हुआ है। वहीं जेंग जेंग और वांगजी लैंसीचेन स्माइल कर रहे थे। प्रेस जब कहते हैं आप अपने ओमेगा को बुलाएं। ये सुनकर आइवान सीधे स्टेज से नीचे उतरता है और जिनलिंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जिनलिंग जैसे यह देखता है कि आइवान उसके सामने खड़ा है, तो आइवान जिनलिंग का हाथ पकड़ता है और उसे स्टेज पर ले जाता है और प्रेस के सामने खड़ा हो जाता है। आइवान अपने घुटनों पर बैठकर अपने रिंग को जिनलिंग के आगे कर देता है और कहता है, यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगे? जिनलिंग जैसे ये सुनता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसके आंखों से लगातार आंसू बहते हैं। जिनलिंग मुड़कर सभी की ओर देखता है। सभी हाँ में इशारा करते हैं, तो जिनलिंग हाँ में सिर हिला देता है। आइवान स्माइल करता है और कहता है, आई लव यू जिंगे। तुमने मुझे नहीं बताया, पर मुझे पता था कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो, और मैं भी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और ओमेगा की तरफ आंख उठाकर भी देखूंगा? मैंने भले ही तुमसे दूर रहा, लेकिन मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया। जिनलिंग भी अपने लव को कन्फेस करता है और आइवान भी। आइवान जिनलिंग के हाथों में रिंग पहना देता है और उसे किस कर लेता है। पार्टी का माहौल था, हर जगह जोरों शोरों चल रहे थे। जिनलिंग आज बहुत खुश था, बार बार अपने रिंग को देख रहा था। विंग जिनलिंग को देखता है और कहता है, तुम तो आज बहुत खुश हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। जिनलिंग हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, आइवान ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मुझे नहीं पता, उसने मुझे परेशान करने के लिए ये सब किया। वहीं आइवान जिनलिंग के पास आता है और विंग के देखता है और कहता है, ब्रदर, कैसा लगा मेरे प्लान? विंग आइवान को डांटते हुए कहता है, तुमने तो मुझे डरा दिया था। ऐसा भी कोई प्लान करता है क्या? अगर जिनलिंग ने खुद के साथ कुछ कर लिया होता तो? मैंने देखा है, जिनलिंग पूरी तरह से टूट गया था। विंग की बात सुनकर आइवान उदास हो जाता है। जिनलिंग देख लेता है और आइवान के उदासी को दूर करते हुए कहता है, मैं आज बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तभी वहाँ वांगजी आता है और विंग को देखता है और कहता है, विंग, क्या तुम ठीक हो? क्योंकि विंग सुबह से उल्टियाँ कर रहा था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और विंग को सुबह से चक्कर आ रहे थे। वांगजी ने विंग से कहा कि वो डॉक्टर के पास चले, लेकिन विंग डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसने कहा कि अगली बार उसे कुछ ऐसा महसूस होगा तो वो डॉक्टर के पास खुद जाएगा। सभी लोग बात कर रहे थे, तभी विंग को चक्कर आता है और वो गिरने वाला होता है। वांगजी विंग को टाइटली पकड़ लेता है। वांगजी विंग को देखता है जो बेहोश हो चुका था। वांगजी विंग के फेस को थपथपाते हुए कहता है, विंग, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो? प्लीज़ तुम अपने आंखें खोलो, प्लीज़ आंखें खोलो अपनी, तुम मुझे डरा रहे हो।
वहीं विंग बेहोश हो चुका था। विंग को इस तरह बेहोश होते हुए देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। मैडम लैन विंग को इस हालत में देखकर वो रोने लगती हैं। सभी लोग विंग के लिए डरे हुए थे कि उसे अचानक क्या हो गया। वांग जी जल्दी से विंग को कैरी करता है और अपने रूम में ले जाता है। वांग जी विंग को ले जाते हुए कहता है, प्लीज़ कोई डॉक्टर को बुलाओ। वांग जी जल्दी जल्दी में भूल गया था कि उसके घर में एक डॉक्टर पहले से भी हैं। जेंग चेंग वांग जी के पीछे दौड़ता है, लेकिन तभी जेंग चेंग को याद आता है कि वो 9 मंथ 2 मंथ 8 मंथ प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट है। सॉरी यार, मैं आज बहुत गलतियाँ कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रहा है, इसलिए आप लोग मुझे माफ़ कर देना। वांग जी विंग को ले जाकर बेड पर लेटा देता है। वहीं जेंग चेंग विंग को अच्छे से चेक करता है। वांग जी और पूरे फैमिली बाहर जा चुके थे। जेंग चेंग अच्छे से चेक करने के बाद जेंग चेंग अपने स्टमक पर हाथ रखे बाहर आता है और वांग जी को देखता है और कहता है, विंग ठीक है। तभी वांग जी जेंग चेंग को देखता है और कहता है, उसे क्या हुआ है और वो ऐसे बेहोश कैसे हो गया। उसने कहा कि उसे सुबह से उल्टी हो रही है और उसे चक्कर भी आ रहे हैं। जेंग चेंग स्माइल करता है और कहता है, इसका मतलब तुम समझते हो। वांग जी कुछ नहीं कहता, वो तो बस विंग के लिए डरा हुआ था। जेंग चेंग वांग जी को देखता है और कहता है, विंग 1 वीक प्रेग्नेंट है। जैसे ही वांग जी सुनता है वो शॉक हो जाता है। जेंग चेंग की बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। जेंग चेंग कहता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, विंग को होश आ जाएगी। वहीं लैन सी चैन वांग जी को टाइटली हक कर लेते हैं। वांग जी तो शॉक खड़ा था, उसे तो समझ ही नहीं आया कि उसने जेंग चेंग अभी उससे क्या कहा। लेकिन मिस्टर लैन वांग जी को देखते हैं और टाइटली हक कर लेते हैं और कहते हैं, थैंक यू मुझे फिर से ग्रैंडफादर बनाने के लिए, क्योंकि सीचन ने पहले ही मुझे ग्रैंडफादर बनाने की तैयारी कर चुका है और तुमने भी। मैं बहुत खुश हूँ, हमारे घर में बहुत जल्द 2 बच्चे आएंगे और मैं दोनों के साथ खूब खेलूँगा। विंग के बारे में जानकर सभी लोग के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। सभी लोग बहुत खुश थे। वांग जी सीधा रूम में जाता है और सभी लोग लिविंग एरिया में चले जाते हैं। वांग जी विंग के पास बेड पर जाकर बैठ जाता है और विंग के बेली को देखता है। वांग जी काफ़ी देर तक विंग के बेली को देखता है। न जाने कब वांग जी के हाथ विंग के स्टमक पर चली जाती हैं। वांग जी के माइंड में जब ये ख्याल आता है कि वो डाइट बनने वाला है तो उसे अजीब सा महसूस होता है। वांग जी वैसे ही काफ़ी देर तक विंग को ऐसे ही देखता रहता है। विंग धीरे धीरे अपने आंखों को खोलता है और वांग जी को देखता है जो उसे एकटक देख रहा था। विंग वांग जी को देखता है और कहता है, लैना कक्का, मुझे क्या हुआ था और मैं ऐसे बेहोश कैसे हो गया। वांग जी विंग की आवाज़ सुनता है और उसे उठाकर बैठाने की कोशिश करता है। विंग उठकर बैठ जाता है। तभी वांग जी टाइटली हक कर लेता है। विंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी विंग को अपने शोल्डर पर कुछ भींगा हुआ महसूस हो रहा था। विंग जल्दी से वांग जी के फेस को ऊपर करके देखता है तो वांग जी के आंखों में आंसू थे। विंग वांग जी के आंखों में आंसू देखकर डर जाता है और वांग जी की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है, लाना काका, आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ। वांग जी विंग को देखता है और उसके फेस को अपने दोनों हाथ में लेकर कहता है, थैंक यू विंग, थैंक यू मुझे इतना बड़ा गिफ्ट देने के लिए, मेरी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू। विंग ना समझ से वांग जी को देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, थैंक यू विंग मुझे डैड बनाने के लिए। जैसे विंग सुनता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। विंग का हाथ अपने आप अपने स्टमक पर चली जाती है। विंग खुश होते हुए कहता है, क्या सच में हमारा बेबी आने वाला है। विंग के पास सुनकर वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। हाँ माई लिटिल बनी, तुम प्रेग्नेंट हो 1 वीक।
वांग जी की बात सुनकर खुशी से बेड पर कूदने लगता है। ये देखकर वांग जी घबरा जाता है और विंग को पकड़कर नीचे बैठाता है और कहता है, विंग, तुम ऐसे मत कूदो, तुम प्रेग्नेंट हो। अगर तुम ऐसे कूदोगे तो बेबी को चोट लग जाएगी। विंग खुश होते हुए कहता है, मैं आज बहुत खुश हूँ, हमारा बेबी आने वाला है। अब हमें 9 मंथ का बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग लिविंग रूम में बैठा था और अपने स्टमक को बार बार सहला रहा था। तभी मैडम लैन विंग के कुछ खाने के लिए स्नैक लाती है, जिसे लेकर विंग अपना मुंह फुलाते हुए कहता है, मम्मा, मैं बहुत मोटा हो गया हूँ। देखो तो, मेरी बेली को देखो, मेरे बेबी बम को देखो, कितना बड़ा है। ऐसा लग रहा है कि मैं ट्विन से प्रेग्नेंट हूँ। मम्मा, मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, अब तो लाना काका मुझसे प्यार भी नहीं करेंगे। विंग इस तरह से बहुत क्यूट लग रहा था। उसका बड़ा सा बेबी बम जिससे और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग चबी चबी सा हो गया था। वहीं वांग जी, लैन सिचेन, मिस्टर लैन, ग्रैंडफादर आइवान सभी लोग ऑफिस में थे। वांग जी जाना नहीं चाहता था क्योंकि विंग की डिलीवरी कभी भी हो सकती थी, लेकिन उसे जाना पड़ा क्योंकि ये मीटिंग सिर्फ 2 घंटे की थी और वांग जी ही अटेंड कर सकता था, क्योंकि वांग जी ऑफिस का सीईओ था और उसे वहाँ होना बहुत ज़रूरी थी। वांग जी जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो प्रोजेक्ट वांग जी की लाइफ की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट थी। विंग के बहुत मनाने के बाद वांग जी ऑफिस के लिए निकल जाता है। विंग लिविंग एरिया में बैठकर मैडम लैन से बात कर रहा था। तभी उसके स्टमक में एक जोर की पेन महसूस होती है। विंग उसे इग्नोर करता है, लेकिन तभी उसे फिर से एक जोर का दर्द अपने स्टमक में महसूस होती है और वो चिल्ला पड़ता है। विंग को इस तरह चीखता और चिल्लाते देखकर मैडम लैन घबरा जाती है। वो विंग के पास जाती हैं और उसे टाइटली हग करते हुए कहती हैं, विंग, क्या हुआ? विंग रोते हुए कहता है, मॉम, शायद बेबी बाहर आना चाहता है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मैम, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं मरने वाला हूँ। मैडम लैन विंग को डांटते हुए कहती हैं, ऐसा नहीं कहते बेबी, हम अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैडम लैन जेंग जेंग को कॉल करती हैं और क्योंकि जेंग जेंग हॉस्पिटल में ही था और उसे रेडी रहने को कहती है। मैडम यू जल्दी से विंग के पास आती है और मैडम लैन दोनों ही मिलकर विंग को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहीं वांग जी को जैसे ही पता चला कि विंग के लेबर पेन शुरू हो गई है, तो वांग जी जल्दी से बिना कुछ बोले अपना कार का की लेता है और कार ड्राइव कर फुल स्पीड में ड्राइव कर हॉस्पिटल आता है। वांग जी हॉस्पिटल आता है तो अपने फैमिली को देखता है। वांग जी अपने मॉम के पास जाता है और कहता है, मॉम, विंग कहाँ है? क्या वो ठीक है? तभी वांग जी को विंग की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। ये चीख एक ऐसी चीख थी वांग जी की रूह कांपने के लिए काफ़ी थी। विंग जैसे जैसे चीख रहा था, वांग जी की मुठ्ठियाँ कस रही थी। वो टाइटली अपनी आंखों को बंद किए। वांग जी की आंखें नम थी। तभी वांग जी देखता है कि एक नर्स बाहर आ रही है। वांग जी उस नर्स को रूड टोन में कहता है, तुम सब क्या कर रहे हो? उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है? वो इस तरह क्यों चिल्ला रहा है? वो नर्स वांग जी की बात सुनकर डर जाती है और कहती है, सर, बेबी को बर्थ देते वक्त हर ओमेगास को इतना ही दर्द महसूस होता है, ये कोई नई बात नहीं है। ये बोलकर वो नर्स चली जाती हैं। वांग जी जैसे जैसे विंग की चीखें को सुन रहा था, वो बेचैन हो रहा था। विंग इस तरह चीख क्यों रहा है? तभी वांग जी को एक जोरदार विंग की चीख सुनाई देती है, जिसके साथ एक बेबी को रोने की आवाज़ सुनाई देती है। बेबी के रोने की आवाज़ सुनकर सभी लोग रिलैक्स होते हैं। तभी विंग फिर से चीखने लगता है। वांग जी विंग की चीखें सुनकर घबराने लगता है। अब वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, आखिर ये लोग उसके विंग के साथ कर क्या रहे हैं?
वांग जी गुस्से में अंदर जाने लगता है। तभी मैडम लैन वांग जी के हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, तुम अंदर नहीं जा सकते। वांग जी अपनी मॉम को देखता है और कहता है, वो इतना चिल्ला क्यों रहा है? अब तक तो बेबी ने बर्थ ले लिया है, फिर वो इतना चीख क्यों रहा है? मैडम लैन वांग जी को समझाते हुए कहती हैं, हमें नहीं पता, बस कुछ देर वेट कर लो, पता चल जाएगा। कुछ देर बाद एक जोरदार चीख के साथ एक और बेबी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अब सभी लोग रिलैक्स हो जाते हैं। सभी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी, सभी लोग बहुत खुश थे। तभी एक नर्स अपने हाथ में 2 बेबी लेकर आती है और कहती है, मिस्टर लैन, आपको एक बेबी बॉय और बेबी गर्ल हुए हैं। वांग जी जैसे ही सुनता है, वो बातों को इग्नोर करके नर्स से कहता है, विंग कैसा है? वो नर्स कहती हैं, अब कुछ देर के बाद अपने ओमेगा से मिल सकते हैं। मैडम लैन दोनों बेबी को एक एक करके सभी लोग ले लेते हैं। वही वांग जी कुछ देर के बाद विंग से मिलने के लिए अंदर चला जाता है, क्योंकि विंग को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। वांग जी विंग के पास जाता है तो विंग को देखता है, जिसके फेस पूरी पेल हो चुकी थी। वांग जी विंग के फेस पर किस करता है और कहता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें दर्द हुआ, मैंने फिर से तुम्हें दर्द दिया, मेरी वजह से तुम्हें इतना दर्द सहना पड़ा। वांग जी की बात सुनकर विंग स्माइल करता है और वांग जी को देखते हुए कहता है, मैंने जब बेबी को देखा तो मेरे सारे दर्द गायब हो गए, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने दो बेबी को बर्थ दिया। क्या आपने हमारे बेबी को देखा? वांग जी कुछ नहीं कहता। विंग वांग जी को देखता है और कहता है, क्या आप खुश नहीं हो? वांग जी विंग को देखता है और कहता है, ऐसा नहीं है, मैंने बस ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी, बेबी सभी के पास है। वांग जी की बात सुनकर विंग अपना मुंह बना लेता है। तभी मैडम लैन मिस्टर लैन बेबी को लेकर अंदर आते हैं और विंग के हाथों में देते हुए कहते हैं, ये बहुत रो रहे हैं। एक बेबी वांग जी के हाथों में थे और दूसरा बेबी विंग के हाथों में था। अब वांग जी अपने बेबी को देखता है, एक बेबी बॉय जो बहुत शांत था और वही बेबी गर्ल जो अपने मॉम के गोद में होने के बावजूद रोए जा रही थी। तभी मैडम लैन कहती हैं, बेबी भूखा है, उसे फीड करवा दो। ये बोलकर मैडम लैन मिस्टर लैन के साथ चली जाती हैं। विंग अपने बेबी को फीड करवाता है, क्योंकि इतने दिनों में उसने जेंग जेंग से सब सीख लिया था। दोनों बेबी फीड करने के बाद वो सो चुके थे। वांग जी अपने दोनों बेबी के फोरहेड पर किस करता है और विंग के फोरहेड पर किस करता है। वांग जी विंग को किस करने के बाद फिर से अपने दोनों बेबी के फोरहेड पर किस करता है। वांग जी के ऐसा करने से दोनों बेबीज़ के फेस पर स्माइल आ जाते हैं। वो नींद में ही स्माइल कर रहे थे। ये देखकर वांग जी और विंग स्माइल करने लगते हैं। तभी सभी लोग अंदर आ जाते हैं। आईवान वांग जी को देखता है और कहता है, ब्रदर, आपने इन दोनों बेबी को क्या नाम सोचा है? वांग जी स्माइल करता है और कहता है, बेबी बॉय का नाम वांगशान होगा और बेबी गर्ल का नाम लैन ई होगा। बेबीज़ का नाम सुनकर सभी लोग खुश थे। वांग जी ने बहुत ही अच्छा नाम रखा था। विंग बहुत खुश था। यहीं से हम एस्केप करके 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग वांग जी को रुकने को कहता है, लेकिन वांग जी नहीं रुकता। वो विंग पर कोई रहम नहीं खाता। विंग गुस्से में वांग जी को देख रहा था, लेकिन वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी एकदम से डोर ओपन हो जाती है और वांग शान अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़ते हुए बेड के पास आता है तो देखता है वांग जी विंग के ऊपर था और उन दोनों के ऊपर ब्लैंकेट था। विंग गुस्से में वांग जी को देखता है और कहता है, क्या आपने डोर को बंद नहीं किया था? वांग जी विंग को देखता है और कहता है, माई लिटिल बनी, मैं डोर बंद करना भूल गया था, आई एम सॉरी।
विंग गुस्सा करते हुए कहता है, आपको पता है हमारे बेबी 2 साल का हो चुके हैं। अब वो सब बातें समझ में आते हैं उन्हें। अब हटो मेरे ऊपर से। विंग गुस्सा करते हुए ये सब कहता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, पर मैं तो अभी सेटिस्फाई भी नहीं हुआ हूँ। विंग गुस्से में कहता है, मैंने कहा ना हटो मेरे ऊपर से। तभी वो छोटा सा बेबी पेट के ऊपर चढ़ जाता है और अपने छोटे छोटे हाथों से वांग जी के बालों को खींचते हुए कहता है, हटो मेरी मम्मा के ऊपर ते। आप मेरी मम्मा के तलीब क्यों धो रहे हो? हटो, नहीं तो मैं मालूंगा। मेरी मम्मा थिर्फ मेली है। वांग जी जैसे ही वांगशान की बात सुनता है तो वो अपने आंखों को छोटी करके विंग से दूर होते हुए कहता है, ये तुम्हारे मम्मा होने से पहले मेरी वाइफ ही है और मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा को क्यों छुड़ाऊंगा। तभी ईवी दौड़ती हुई आ जाती हैं और पेड़ पर चढ़ जाती हैं। वो वांग जी के ऊपर बैठ जाती हैं और कहती हैं, डैडी आप बहुत गंदे हो। आपने हमसे हमारी मम्मा को तुलाने की कोशिश किया। वांग जी अपने आंखों को छोटी करके अपने दोनों बच्चों को देखता है जो उससे विंग के लिए लड़ाई कर रहे थे। और वहीं विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। बेचारा वो तो कुछ समझ भी नहीं पा रहा था। वो अपने बच्चे और अपने हस्बैंड के बीच में कैसे बोले। वांग जी विंग के ऊपर से हट चुका था और विंग के ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट कर चुका था। वांग सियान अपनी मम्मा के ऊपर से ब्लैंकेट हटाने की कोशिश कर रहा था। तभी वांग जी ब्लैंकेट को टाइटली पकड़ लेता है और वांग सियान को घूरते हुए कहता है, तुम अभी के अभी अपने रूम में जाओ। तुम्हारे मम्मा कुछ देर के बाद तुम्हारे रूम में जाएंगे। तो वांग सियान गुस्से में घूरते हुए कहता है, आप मेरी मम्मा के हाथ क्यों धो रहे हो? आप वैद हो, दूल्हा तो मेरी मम्मा थे। मम्मा थिल्प मेली है। मम्मा आपको पता है ना, आतियान और ई दोनों सुबह जल्दी उठते हैं और आपको ना हफ्ते पहले देखना चाहते हैं। पर जब हम दोनों ठोकर उठे तो आप हमारे पास नहीं थे, इसलिए हम दोनों को लोना आ गया। आपको पता है ना, आपके दोनों बेबी को आपका ब्यूटीफुल फेस देखने का आदत है। विंग अपनी बेबी का शिकायत सुन रहा था। उसका छोटा छोटा दोनों बच्चे कैसे अपनी मम्मा से शिकायत कर रहे थे। विंग आसियान और ई के फेस पर हाथ रखता है और कहता है, आई एम सॉरी बेबी। मामा कुछ देर पहले ही आप लोगों के उठने से पहले डैडी के पास आए क्योंकि डैडी को कुछ काम था। मामा तो कल रात को आपके साथ ही सो रहे थे। तभी ई कहती हैं, कोई बात नहीं मम्मा, कल रात आप हमारे साथ नहीं धोए तो क्या हुआ? पर आप डैडी के साथ मत धोना। दादी आपको हमसे तुलाना चाहते हैं। वांगशान कहता है, मम्मा हम ना आपके साथ धोना चाहते हैं। आप हमसे प्रॉमिस करो कि आप हम दोनों को धोकर नहीं जाओगे। आप हर रात हमारे साथ धोगे। वांग जी अपने दोनों बच्चों को गुस्से में घूरता है और कहता है, तुम दोनों बड़े हो रहे हो और बड़े बेबीज अपनी मम्मा डैडा के साथ नहीं सोते, इसलिए आप दोनों बड़े हो चुके हो। आप दोनों को अकेले सोने का आदत डालना होगा। वांगशान गुस्से में अपने फादर को घूरता है और कहता है, पर आप भी तो पले हो गए हो, फिर आप हमारे मम्मा के साथ क्यों धो रहे हो? वांगशान की बात सुनकर वांग जी घूरते हुए वांगशान को देखता है, आप तो पता है बेबी कितनी भी पले होता है, लेकिन वो अपना मम्मा के लिए हमेशा धोते होते हैं, इसलिए हम दोनों धोते हैं। थम दे आप। अगली बार दे आपने हमारे मम्मा को तत किया
या फिर तुलानी को तोतित भी किया तो हम आपको मारेंगे। वांगशान की बात सुनकर वांगजी गुस्से में घूरता है और कहता है, क्या तुम दोनों अपने मम्मा के लिए अपने डैड से फाइट करोगे? वांगशान कहता है, हाँ, आप मेरे मम्मा के करीब मत आना। हम दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं है कोई हमारे मम्मा के करीब भी आए। हमारे अलावा कोई हमारे मम्मा को टच नहीं कर सकता। अगर आप हमारे मम्मा के करीब जाओगे तो हम मारेंगे आपको। वहीं वांगजी अपने बेटे और अपने दोनों बच्चों की धमकी देख को सुनकर गुस्से में घूरता है। तुम दोनों को तो मैं बाद में देख लूँगा। ये बोलकर वांगजी अपने फ़ोन को निकालता है और टाइम देखता है। विंग वांगशान और इंग को काफ़ी देर समझाने के बाद वांगशान और इंग दोनों रूम से चले जाते हैं क्योंकि वांगजी को पता है वो कुछ भी कर ले उसके दोनों बच्चे उसके खिलाफ ही रहेंगे। बच्चे के जाने के बाद वांगजी विंग को देखता है और कहता है, मेरे दोनों बच्चे मेरे ही दुश्मन बने पड़े हैं। क्या उन्हें दूसरा भाई या बहन नहीं चाहिए? मैं यहाँ उनके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ और वो मेरे पीछे पड़े हैं। कहते हैं मैं तुमसे दूर रहूँ। वांगजी की शिकायत सुनकर विंग हंसने लगता है और कहता है, लाना कक्का, आपसे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे 2 बेबीज़ हैं। ये बोलकर हंसने लगता है। वांगजी कहता है, हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। इन दोनों शैतान को तो मैं बाद में देख लूँगा। तो चलिए गाइस, मैं इस स्टोरी को यहीं एंड करती हूँ। इस स्टोरी का हैप्पी एंडिंग यही होती है। कैसा लगा आप लोग को इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग? आप लोग से मैं कुछ पूछना चाहूँगी, तो बताइए आप लोग को इस स्टोरी में शुरू से एंड तक क्या अच्छा लगा या फिर सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और कैसा लगा वांगशान के बेबीज़ का मोमेंट? इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है।